नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर। और आज हम अपनी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी की सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह किसी भी टीचिंग परीक्षा, चाहे वो सीटेट हो, सीजी शिक्षक भर्ती हो या केवीएस एनवीएस हो, उसकी ये जान है। आज हम गहराई से समझेंगे वंशानुक्रम और वातावरण, जो कि आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, प्रकृति एवं पोषण तथा सामाजिकरण, जो कि उसका उपनाम है। ठीक है दोस्तों, इसके नियमों को साथ में हम जानेंगे कि एक बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है। अक्सर बच्चे इस मनोवैज्ञानिकों कठिन कथनों और सिद्धांतों में उलझ जाते हैं, लेकिन आज हम इन सब को रटेंगे नहीं, बल्कि अपनी आम जिंदगी के बिल्कुल आसान और मजेदार उदाहरणों से समझेंगे। तो साथियों, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाइए। चलिए सीधे चलते हैं हमारे आज के पीडीएफ नोट्स पर और शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, समझते हैं हम पहले प्रकृति को। देखिए, प्रकृति को और एक उपनाम से जानते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है और ये पुराना हो गया है, लेकिन अभी नया नाम जो है परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है, प्रकृति। प्रकृति को ही हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो हम इसे जानते हैं अनुवांशिकी के नाम से, अनुवांशिकी। ठीक है, प्रकृति को ही हम अनुवांशिक नाम से जानते हैं और पोषण को हम जानते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए, ध्यान रखिएगा इसको, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पोषण को हम वातावरण के नाम से जानते हैं, वातावरण। ये जो नाम है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पोषण का अर्थ होता है वातावरण और अनुवांशिकी का अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, इन दोनों का जो अर्थ है वो एक जैसा है, समान है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इन दोनों नामों में से या इन दोनों नामों में से कोई भी नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति जो होती है वो बच्चे के वंशानुगत काल को या जीन को संदर्भित करता है, जो न केवल बच्चों को शारीरिक और उपस्थिति को भी परिभाषित करते हैं। यानी कि प्रकृति जो है उसका अर्थ यह है कि हमारे उन गुणों से है जो हमें जन्म से मिलते हैं, जो हमारे जीन से हमें मिलते हैं, और यह तय करता है कि हम बाहर कैसे दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि शारीरिक लक्षण को ये सबसे अधिक प्रभावित करती है। अब अनुवांशिक को थोड़ा सा अर्थ में और समझिए। देखिए, माता पिता ये पूर्वजों द्वारा गुणों का हस्तांतरण उनके बच्चों या आने वाली पीढ़ी में होता है। इसी प्रक्रिया को हम अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, माता माता या पिता दोनों में से किसी का भी अगर उनकी आंखों का रंग यदि नीला है, तो उसके बच्चे में अगर आँख नीला होता है, तो वो आनुवंशिकी की वजह से होता है, प्रकृति की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों? ना कि पोषण की वजह से। और आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। देखिए, ये 2024 में पूछा गया था सीजी टेट में। देखिए, आनुवंशिकता को हम एक स्थिर सामाजिक संरचना क्यों मानते हैं? देखिए, आनुवंशिकता हमें एक बार जब हम जन्म लेते हैं, तो एक बार हमें अपने माता-पिता या पूर्वजों से हमें प्राप्त हो जाता है। किसके माध्यम से? तो जीन के माध्यम से। अब मान लीजिए, आप जिन गुणों के साथ एक बार जन्म ले लिए, तो क्या वो गुण आगे जाके बदलेंगे? जैसे कि मान लीजिए, आपका ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, ठीक है? तो ब्लड ग्रुप जो आप जन्म लेते हैं, ठीक है? जन्म लेते हैं और उस समय रहता है ओ पॉजिटिव। तो क्या आप जब बुजुर्ग होंगे तो ये आपका ओ से ए हो जाएगा क्या, या बी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जो जन्म के समय आपका ब्लड ग्रुप था, आप जब तक जिएंगे तब तक आपका ब्लड ग्रुप वही रहेगा। आपके बालों का रंग जो जन्म के समय था, वही रंग आपके जीवन भर साथ में रहेगा। आपकी आँखों का रंग, आपकी त्वचा का रंग, यानी कि ये सब जितने सारे जो गुण हैं, जो हमें आनुवंशिकता यानी कि प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, वो स्थिर होते हैं। इसीलिए आनुवंशिकता को हम स्थिर सामाजिक संरचना मानते हैं। अब देखिए, जीन को समझते हैं दोस्तों। माता-पिता ये पूर्वजों के गुणों का हस्तांतरण, यानी कि हमारे माता-पिता कैसे दिखते थे, उनमें क्या गुण थे, है ना? तो उसको हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर कौन करता है अगली पीढ़ी में, तो उसे अगली पीढ़ी में ले जाने का जिसको श्रेय प्राप्त है वो है जीन। इसी के कारण होता है, वही गुणों को आने वाली पीढ़ियों के अंदर हस्तांतरित करता है, उसे ही हम जीन कहते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि जो है आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, जबकि ज्ञान वातावरण से प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, बुद्धि और ज्ञान ये दोनों एक नहीं है।
बुद्धि यानी कि आपकी दिमागी ताकत, आईक्यू लेवल, जो आप जन्म लेते हैं तो ये आपके डीएनए से होता है निर्धारित, आपके डीएनए से निर्धारित होता है। लेकिन ज्ञान आप कैसे वातावरण में हैं, आप जिस वातावरण में रहेंगे वैसा ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसीलिए ज्ञान को हम वातावरण पर निर्भर रखते हैं और बुद्धि हमारे आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सर्वप्रथम आनुवंशिकता का प्रभाव कि भाई आनुवंशिकता हमें किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक संरचना। तो देखिए, हमारे शरीर के बाहर दिखने वाले निशान या हमारा रूप रंग जो भी है वो हमारे आनुवंशिकता से अत्यधिक प्रभावित होता है। जैसे कि कई लोगों को आप देखे होंगे हड्डियों का चौड़ा या पतला होना। तो कई लोगों के आप देखेंगे हाथ की हड्डी जो रहती है चौड़ी रहती है कलाई के पास की, या पतली रहती है। तो जिनकी चौड़ी हड्डियां रहती हैं, जो भी शारीरिक बनावट या कोई मान लीजिए लंबा है, किसी का दिया ये छोटा है, कोई हो सकता है बहुत गोरा है, हो सकता है कोई सांवला हो। तो ये जो जितनी शारीरिक संरचना है, हमें आनुवांशिकता से देखने को मिलती है, आनुवांशिकता का उस पे सबसे अधिक प्रभाव होता है। अगला है दोस्तों शारीरिक लक्षण, यानी कि हमारे शरीर के बाहर दिखने वाले निशान या रूप रंग, इसमें भी हम वही लिखेंगे। जैसे कि मुस्कुराते समय गालों पर डिंपल पड़ना, ठीक है? या फिर बालों का रंग प्राकृतिक रूप से काला या भूरा होना, ठीक है दोस्तों। या फिर हम ये देख सकते हैं कि पिता यदि मान लीजिए किसी पुत्र का पिता यदि लेफ्ट हैंडर है, ठीक है, लेफ्टी है, तो उसका जो बेटा होगा, जो पुत्र होगा, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि वो भी लेफ्ट हैंडर ही होगा। उसकी जो प्रायिकता है, मतलब जो चांसेस है वो काफी अधिक है। तो इस जितने भी शारीरिक लक्षण है या शारीरिक संरचना है, वो हमें आनुवंशिकता से अत्यधिक हम प्रभावित रहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक स्तर। तो देखिए सामाजिक स्तर को समझिएगा। कई बार बच्चे का शुरुआती सामाजिक रुतबा उसके परिवार के स्तर से जुड़ा होता है, जो उसे जन्म से ही मिल जाता है। जैसे कि एक राजा का बेटा जन्म से ही राजकुमार कहलाता है और सम्मान पाता है, या फिर एक बड़े व्यापारी के बच्चे को जन्म से ही वह व्यापारिक माहौल और रुतबा मिल जाता है कि भाई ये सेठ का बेटा है, ठीक है। या फिर जिस परिवार का समाज में बड़ा नाम है, बच्चे को भी वही पहचान उसे जन्म से ही मिल जाती है, ठीक है, जो कि आनुवंशिकता के प्रभाव को ये दर्शाता है। अगला है दोस्तों चरित्र। तो देखिए, माता-पिता के अच्छे या बुरे आचरण का कुछ हिस्सा बच्चे के प्राकृतिक स्वभाव में भी आ जाता है। जैसे कि अगर माता-पिता बहुत ईमानदार हैं, तो बच्चे में भी बचपन से ही वह गुण झलकने लगते हैं, ठीक? या फिर हम देखें कि माता-पिता अगर बहुत शांत हैं और दयालु हैं, तो बच्चा भी अक्सर वैसा ही होता है। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला अगला हम देखते हैं, बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, योग्यता है। इसको याद रखिएगा, परिभाषा भी है जो कि बकिंघम द्वारा दिया गया है। बुद्धि का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इनका ये परिभाषा ये जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बकिंघम की ये पंक्ति कही हुई कि बुद्धि एक जन्मजात क्षमता योग्यता है, यानी कि जो बुद्धि हमें प्राप्त होती है वो हमें बाय बर्थ, हमें जन्म से ही हमें मिल जाता है, ठीक है। इसे बाजार से हम खरीद नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं बिना ज्यादा पढ़े ही कठिन सवालों के जो उसका हल है, जो उसका जवाब है, एक बार में ही समझ लेते हैं, ठीक? कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जो उनका याददाश्त की जो क्षमता है, जो मेमोरी का पावर है, वो जन्म से ही बहुत अधिक रहता है, ठीक है? अगला देखते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा या कौन-सी हम बीमारियाँ हमें होंगी, यह बहुत हद तक हमारे परिवार के जीन्स पर भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए परिवार में किसी को शुगर यानी कि डायबिटीज़ है, तो बच्चे को भी होने का जो खतरा है, वो काफ़ी अत्यधिक रहता है, मतलब हाईली चांसेस रहते हैं कि उसे भी ये बीमारी होगा। या फिर आपने देखा होगा कि अगर परिवार में किसी को भी चश्मा लगा है, तो बच्चे की भी जो नज़र है वो कमज़ोर हो सकती है। आप आजकल देख रहे होंगे जो बालों का झड़ना है, आप देखते होंगे कि जिस जिस बच्चे के भी बाल जो हैं 25-26 पे आजकल बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उनके पिता के भी जो बाल थे वो 25-30 पे ही लगभग झड़ने प्रारंभ हो गए थे। यानी कि अगर किसी के माता-पिता अत्यधिक स्वस्थ हैं या उनमें कोई बीमारी है, तो बच्चे के अंदर भी वो स्वास्थ्य या वो बीमारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है? अगला है दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली। देखिए,
आप लोग जानते ही हैं इम्यून सिस्टम के बारे में कि बीमारियों से लड़ने की शरीर की जो आंतरिक ताकत है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि हमें अपने माता पिता से मिलती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बारिश में भीग कर भी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो काफी मजबूत रहती है, जो कि उन्हें उन्हें आनुवंशिकता यानी कि प्रकृति से उन्हें प्राप्त हुआ रहता है। और कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि जरा सी धूल मिल जाए, उन्हें जरा सी धूल का माहौल हो जाए तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, क्योंकि यह उन्हें उनके जीन्स में मिला रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं सामाजिक व्यवहार। ठीक, समाज में दूसरों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होगा, हम गुस्सा करेंगे या शांत रहेंगे, इसके बीज जो हैं वो जन्मजात हो सकते हैं। जैसे कि पिता की तरह बच्चे का बात बात पर तेज गुस्सा होना या चिल्लाकर बोलना, है ना, या फिर माँ की तरह बहुत शांत रहना और लड़ाई झगड़े से दूर रहना। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों को देख लेते हैं जिन्होंने आनुवांशिकता और वातावरण पे परिभाषा इन्होंने दिया है। इनका जो कथन है वो सीधे हमें परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो ग्रेगर मेंडल है इसको तो आप सभी जानते ही होंगे। इन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगत यानी कि वंशागति के मूल नियम दिए थे। ठीक, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गुण जाते हैं, है ना, उन्होंने इसे सिद्ध किया था। किस पे प्रयोग करके, तो मटर के दानों पर प्रयोग करके इन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि एक लंबे और छोटे मटर के पौधे को मिलाने से कैसा पौधा बनेगा। ठीक, उन्होंने बताया कि मटर का रंग हरा होगा या पीला, यह कैसे तय होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि आज हम जो डीएनए टेस्ट करते हैं उसकी नींव भी मेंडल ने ही रखी थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान लीजिए हरा मटर का बीज है अगर, हरा मटर का बीज है अगर, तो उसमें से जो मटर निकलेगा उसके हरा मटर निकलने का ही अत्यधिक संभावना है। लेकिन अगर वो सफेद है तो फिर सफेद मटर निकलने की संभावना अत्यधिक रहेगी। इन्होंने यही समझाया था अपने सिद्धांत में। अगले मनोवैज्ञानिक दोस्तों वुडवर्थ। तो देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट में जब रहता है, यानी कि जब उसका निर्माण शुरू होता है जन्म से पहले, तो उसी समय जो गुण उन्हें मिल जाते हैं वही वंशानुक्रम है। यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह 9 महीने पहले ही तय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चे के बालों और आंखों का रंग भी उसी समय तय हो जाता है। बच्चों की शारीरिक बनावट, बुनियादी गुण उसी समय उसके अंदर आ जाते हैं, ऐसा वुडवर्थ का कहना है। अगले हैं दोस्तों जेम्स ट्रेवर। तो देखिए जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि इनके अनुसार माता पिता के शरीर और दिमाग के गुणों का बच्चों में चले जाना ही क्या है, अनुवांशिकता है। जैसे कि माता पिता की तरह बच्चे का लंबा होना, शारीरिक विशेषता हम देख सकते हैं, या फिर माता पिता की तरह वो भी गणित विषय में होशियार होता है, जो कि मानसिक विशेषता दिखाता है। मतलब कि माता पिता की तरह किसी भी खेल में तेज होना, या फिर माता पिता किसी क्षेत्र में यदि पीछे हैं तो बच्चे का उस क्षेत्र में पीछे होना दर्शाता है कि मतलब जो भी गुण या अवगुण हैं माता-पिता के, वो बच्चे के शरीर और दिमाग में उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हो जाता है, और इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। अगले हैं दोस्तों पीटरसन। तो देखिए पीटरसन कहते हैं कि हमें गुण सिर्फ माता-पिता से ही नहीं मिलते, बल्कि हमारे दादा-दादी या परदादा-परदादी या नाना-नानी पूर्वजों से भी मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी बच्चे की शक्ल जो है अपने परदादा से मिलती है। ठीक है, किसी बच्चे में ऐसी बीमारी का आना जो पिता को तो नहीं थी बल्कि उसके दादाजी को थी, लेकिन वही बीमारी हमें बच्चे में देखने को मिलती है। अगले हैं दोस्तों डगलस और हॉलैंड। देखिए इन्होंने क्या कहा है, मैं परिभाषा पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं उसका अर्थ आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ जो हम जिस भाषा में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इनके अनुसार हमारे शरीर का जो ढांचा है, हमारे काम करने का जो तरीका है, हमारी जो ताकत है, जो भी हमें खानदान से मिली है, वो सब की सब क्या है, आनुवांशिकता है। जैसे कि परिवार की तरह ही किसी खेल, जैसे कि मान लीजिए पारिवारिक खेल में हो, जैसे कुश्ती, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कुश्ती काफी वहाँ प्रचलन में है। तो परिवार में किसी तरह की जो कुश्ती में जो उसके पूर्वज, उसके माता-पिता या दादा-परदादा रहते हैं, तो बच्चे में भी जन्मजात क्षमता हम देखते हैं कि वो क्षमता बच्चे में भी होती ही है। या फिर हम देखें कि खानदान के लोगों की तरह
आवाज का भारी होना। कुछ खानदान मतलब कुछ परिवारों में आपने देखा होगा कि उनके खानदान में सबका आवाज भारी होता है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी आवाज जो है वो काफी भारी देखने को मिलेगी, जो कि हमें आनुवंशिकता को दिखाता है कि आनुवंशिकता कैसे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। अगले हैं दोस्तों गोडार्ड। गोडार्ड क्या कहते हैं भाई? तो गोडार्ड का मानना था कि अगर माता पिता कमजोर दिमाग के हैं तो बच्चे भी कमजोर दिमाग के ही होंगे, और अगर वे बहुत होशियार हैं तो बच्चे भी होशियार होंगे। यानी कि माता पिता होशियार हैं तो बच्चे होशियार होंगे, और माता पिता यदि मंद बुद्धि के हैं तो बच्चा भी मंद बुद्धि का ही होगा। और ये है दोस्तों बी एन झा। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि जन्म से हमें जितने भी गुण मिलते हैं उन सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो वही हमारा वंशानुक्रम है। जैसे कि बच्चे का रंग, अगर हम उसमें मिलाएं बच्चे की बुद्धि, हम उसे मिलाएं बच्चे की इम्यूनिटी, तो क्या मिलके बन जाएगा? वंशानुक्रम बन जाएगा। बच्चे की लंबाई, बच्चे का प्राकृतिक स्वभाव, अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? वंशानुक्रम बन जाएगा। यानी इन सब को हम आपस में मिलाएं सारे गुणों को तो क्या बनता है? वंशानुक्रम बनता है, जो कि इन्होंने अपने परिभाषा में वही कहा है। अगले हैं दोस्तों रुथ बेनेडिक्ट। अब ये क्या कहते हैं समझिएगा। इनका कहना है कि कुछ बहुत ही खास यानी कि विशिष्ट गुण जब माता पिता से बच्चों में आते हैं, यानी कि संक्रमण होता है, तो उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि पिता की तरह दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से लिखना। समझ पाए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पिता की तरह, पिता क्या है? राइट हैंडेड है, लेकिन उसकी जगह बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा। ठीक। या फिर हम ऐसे कहें कि माता की तरह ही किसी एक खास चीज से, जैसे एलर्जी है कि माँ को मान लीजिए धूल से एलर्जी है, तो बच्चे में भी धूल से एलर्जी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इस नोट को ध्यान दीजिएगा कि बालक के जन्म के बाद जो भी उसके यानी कि सभी गुणों में जो परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण आता है, लेकिन जन्म से जो गुण उसे प्राप्त होते हैं वो क्या है? उसकी अनुवांशिकता है। लेकिन वातावरण से जो गुण परिवर्तन हो जाते हैं वो हमें वातावरण यानी कि उसका जो उपनाम है हम पहले भी देख चुके हैं, जो क्या हमारे टाइटल में भी है, पोषण। प्रकृति यानी कि अनुवांशिकता और पोषण यानी कि वातावरण। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आनुवंशिकता के नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का नियम। तो देखिए समानता मतलब क्या होता है? एक जैसा। जब बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे होते हैं तो यह समानता का नियम है। जैसे कि लंबे माता पिता अगर हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, तो ये समानता में आ गया। अगर माता पिता गोरे हैं या सांवले हैं और बच्चा भी गोरा हो जाए या सांवला हो जाए, यानी कि जैसे माता पिता हैं, तो यहाँ भी हमें समानता देखने को मिलता है। बुद्धिमान माता पिता का बच्चा भी बुद्धिमान हो जाए, तो ये समानता का नियम बताता है कि आनुवंशिकता का जो पहला नियम है समानता का नियम, यानी कि माता पिता जैसे हैं बच्चा वैसा ही होता है, तो वो समानता के नियम के अंतर्गत आ जाता है। अगला है दोस्तों विभिन्नता का नियम। तो देखिए विभिन्नता का मतलब क्या होता है? अलग, पृथक। तो देखिए जब बच्चे अपने माता पिता से थोड़े अलग गुण लेकर पैदा हो जाएं तो विभिन्नता के नियम का पालन करते हैं। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए माता पिता दोनों लंबे हैं लेकिन बच्चा थोड़े छोटे कद के हो जाए, या फिर मान लीजिए माता पिता के बाल सीधे हैं, स्ट्रेट हैं, लेकिन बच्चे के बाल क्या है? थोड़े घुंघराले हो जाए। माता पिता शांत हैं लेकिन बच्चा थोड़ा चंचल हो जाए, तो ये क्या दिखाता है? विभिन्नता। यानी कि वो अपने माता पिता से क्या है? कुछ गुणों में विभिन्न आ जाता है, यानी कि अंतर आ जाता है गुणों में, जिसकी वजह से इसे हम आनुवंशिकता के विभिन्नता के नियम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रत्यगमन का सिद्धांत। तो देखिए प्रत्यगमन का अर्थ ही होता है एकदम उल्टा, यानी कि अपोजिट। जब बच्चे के गुण जो है माता पिता से बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल उल्टे हो, तो प्रत्यगमन का नियम यहाँ पे लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए माता पिता बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन बच्चा जो क्या है? एकदम जड़ बुद्धि है, एकदम बुद्धू है, तो हमें प्रत्यगमन का नियम देखने को मिलता है। या फिर मान लीजिए माता पिता बहुत छोटे कद के हैं लेकिन बच्चा बहुत लंबा निकल जाए या फिर बहुत लंबा हो जाए, तो यहाँ हमें भी प्रत्यगमन का जो है नियम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ नोट्स को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैंने यहाँ नोट डाला है। कुछ बालकों में वंशानुगत जनित विकार आ जाते हैं, हमें बालकों को सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। ये समावेशी का है दोस्तों, है ना? लेकिन मैंने इस चैप्टर में जरूरी है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है।
अगले देखिए, अगले टॉपिक मैंने क्या लिखा है कि समावेशी शिक्षा में, ये दोनों जो पंक्तियां समावेशी का जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी थोड़ा सा हमें बोनस मिल जाए, बोनस नॉलेज मिल जाए, इसलिए मैंने इस दोनों लाइनों को इसमें लिख दिया है। समावेशी शिक्षा में यानी कक्षा में हमें शिक्षकों को, यानी जो शिक्षक हैं उनको बच्चों को समानुभूति का भाव रखना चाहिए, ना कि सहानुभूति का, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और शिक्षक को वंशानुगत संबंधी नियम का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को हीन भावना ग्रंथियों से बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर बच्चा जन्म से हकलाता है तो क्लास में शिक्षक उसको मजाक न उड़ने दें, उसको मजाक उड़ने से रोकें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब शिक्षक वंशानुगत संबंधी नियम को अच्छे से जानते रहेंगे। अगला है दोस्तों पोषण। अभी तक आपने अनुवांशिकी यानी कि प्रकृति के बारे में समझ गए होंगे कि प्रकृति क्या है। अब हम पोषण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पोषण होता क्या है। पोषण यानी कि देखिए, बाल विकास में पोषण का मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के पूरे माहौल से होता है, यानी कि उसके वातावरण से होता है जहाँ बच्चा बड़ा होता है। इसमें उसका समाज, दोस्त, विद्यालय सभी शामिल हो जाते हैं, जो उसके स्वभाव और पढ़ाई पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारण क्या है, वो वातावरण है। ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। जैसे कि एक डरपोक बच्चा अगर बहादुर दोस्तों के साथ रहे तो वह भी निडर बन जाता है। या फिर आपने देखा होगा, आप लोग इसको महसूस कर पाएंगे कि गांव का एक बच्चा शहर में आकर वह भी वहां के माहौल में ढल जाता है, और वैसा ही स्मार्ट, यानी कि जो शहर के जैसे बच्चे हैं वो भी वैसा ही बन जाता है, जो कि दिखाता है हमें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे अधिक कोई प्रभावित करता है तो वह है उसका वातावरण, यानी कि उसका पोषण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं, व्यक्तित्व एवं स्वभाव, शिक्षा तथा ज्ञान, बुद्धि एवं शारीरिक लक्षण। देखिए ये जो मैंने लिखा है, पोषण जो है सबसे अधिक किसी को प्रभावित करता है, तो व्यक्तित्व एवं स्वभाव को करता है। उसके बाद शिक्षा तथा ज्ञान को प्रभावित करता है, उससे कम बुद्धि को प्रभावित करता है, और सबसे कम किसी को प्रभावित करता है तो वो है बच्चे के जो है शारीरिक लक्षण, यानी कि जो पोषण है वो शारीरिक लक्षण को सबसे कम प्रभावित करता है और व्यक्तित्व एवं स्वभाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है दोस्तों। अब हम देखते हैं वाटसन के अनुसार, वाटसन ने क्या कहा है। तो देखिए, मैं परिभाषा पढ़ूंगा नहीं, मैं इसको व्याख्या कर रहा हूँ, आप जो है इसे रोक के पढ़ लीजिएगा और मेरी व्याख्या को सुनिएगा। देखिए, वाटसन का मानना था कि वातावरण में इतनी ताकत है कि आप एक छोटे बच्चे को जैसा भी माहौल देंगे वह वैसा ही बन जाएगा, भले ही उसके माता पिता कोई भी हो, ये अंतर नहीं आएगा उसमें। जैसे कि एक चोर के बेटे को जन्म से ही आप अच्छे विद्यालय, अच्छे माहौल में रखें तो वह पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, वो सैनिक बन जाएगा, लेकिन चोर नहीं बनेगा। क्यों? उसके माता पिता चोर थे, आनुवंशिकता तो उसमें चोरी की आनी चाहिए, लेकिन वाटसन ने कहा कि अगर हम उसे अच्छा माहौल दें तो हम उसे बदल सकते हैं, उसके स्वभाव को। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, रॉस के अनुसार। तो देखिए रॉस क्या कहते हैं। तो ये रॉस कहते हैं कि हमारे शरीर के बाहर जो भी चीजें हैं, और शरीर के बाहर क्या है, लोग हैं, मौसम है, विद्यालय है, समाज है, संस्कृति है, यानी कि जो भी बाहरी चीजें हैं जो हम पर असर डालती हैं, वही क्या है, वही वातावरण है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी हमारे पहनने और खाने का तरीका बदल देती है। आपने देखा होगा, ठंड में हम मोटे कपड़े पहनते हैं, वहीं गर्मी में हम पतले कपड़े पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले मनोवैज्ञानिक है एनास्टेसी। देखिए ये क्या कहते हैं, इनके कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर को छोड़कर दुनिया की हर वो चीज जो हम पर असर डालती है। अब शरीर का अर्थ यहाँ पे जीन्स निकल गया, जीन्स जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, है ना। तो जीन को छोड़कर दुनिया की हर वो चीज जो हम पर असर डालती है वही क्या है, वातावरण है। जैसे कि टीवी पर आने वाले कार्टून बच्चे के बोलने का तरीका बदल देते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे बच्चे जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, रील्स शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, तो उसमें जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे वो जिन भाषाओं में उस वीडियो को देखते हैं, जिस टोन में जो सामने वाला उस वीडियो में बोल रहा होता है, बच्चे भी वैसा ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये देखिए मानव व्यक्तित्व, जो कि ये काफी महत्वपूर्ण है और ये दिया हुआ है वुडवर्थ का। ठीक है, हमने अभिवृद्धि एवं विकास में
इसको हमने पढ़ा था। देखिए मानव का जो व्यक्तित्व है ना, वो वातावरण एवं वंशानुक्रम का क्या है, गुणनफल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बालक पर वातावरण का प्रभाव, भाई क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इन विद्वानों को कहना क्या है उसको थोड़ा समझिएगा। इन विद्वानों ने बताया कि अच्छे माहौल से बच्चे के दिमाग यानी कि मानसिक विकास का जो जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसको हम तेजी से कर सकते हैं, यानी कि तेजी से उनका विकास हो जाएगा। जैसे कि घर में अगर हम रोज पहेलियां या चेस खेलें तो क्या होगा, इससे बच्चों का जो दिमाग है वो काफी तेज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम दोस्तों, वातावरण का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। तो देखिए एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी कैसी बनेगी, इसके लिए अंदर की ताकत को बाहर लाना और नई चीजें सीखना जरूरी है, और यह दोनों एक अच्छे माहौल से ही मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे जो हैं जन्म से अच्छी आवाज की क्षमता लेके पैदा हुए हैं, और उसे म्यूजिक स्कूल में यानी कि उसके उपयुक्त वातावरण में अगर हम भेज दें तो वह बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर हम समझें कि बच्चे में खेल की अत्यधिक लगन है, मतलब उसे खेल में बहुत ज्यादा उसको मन लगता है, और कोच ने उसे नई तकनीक सिखा दी, तो वह बहुत अच्छा एथलीट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं वातावरण का शिक्षा पर प्रभाव। तो देखिए बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी, यह उसके तेज दिमाग के साथ साथ एक शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल पर निर्भर करता है। जैसे कि अलग घर में पढ़ाई के लिए अलग से शांत कमरा हो, समझिए, माफ करिएगा, अगर घर में अलग नहीं, अगर घर में पढ़ाई के लिए अलग से शांत कमरा हो तो बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वातावरण शांत है, तो उसका शिक्षा प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम देखें कि अगर विद्यालय की जो बिल्डिंग है साफ सुथरी और सुंदर हो तो बच्चे का पढ़ने में मन लगता है, लेकिन वहीं अगर वहां पे बदबू आती रहे, वहां पेंट वेंट रंग रोगन अगर अच्छे से ना हो, विद्यालय का बिल्डिंग और साफ सुथरा ना हो, तो बच्चे का पढ़ने में मन भी उतना अधिक नहीं लगता। यानी कि हम देखते हैं वातावरण से हमें शिक्षा को कैसे वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं वातावरण का सामाजिक गुणों पे प्रभाव। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे है। बच्चा समाज में उठना बैठना कैसे सीखेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका समाज कैसा है। समाज का माहौल उससे अच्छे सामाजिक गुण सिखाता है। जैसे कि हम ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अगर हम 100 साल पीछे जाएं, है ना, मैं केवल उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों, इसको गलत मत समझिएगा। 100 साल पहले जाएं तो उस समय क्या था कि जो जनरल कैटेगरी के थे उनका समाज ऐसा था कि जनरल के साथ उसके चारपाई पे कोई बैठेगा तो जनरल ही बैठेगा। अगर अन्य कास्ट बैठता था तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उन बेचारों को, क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था। तो जो उस समय जो बच्चे थे उनका जो विकास था, जो उनके गुण थे, उनके अंदर भी वही गुण देखने को मिलता था। वो भी केवल अपने जाति वालों को ही अपने बराबर समझते थे, जबकि अन्य जाति वाले लोग क्या समझते थे कि अरे ये छोटे लोग हैं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज का हमारा समाज कैसा है, आज का हमारा समाज जो है जातिगत भेदभाव ना के बराबर है। सब अब आजकल देखे होंगे, आप ही के जो दोस्त होंगे, कोई सामान्य कैटेगरी से होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई एससी कैटेगरी से होंगे, कोई एसटी कैटेगरी से होंगे, और वो एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। उनमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आजकल हमारा जो समाज है वो पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। अब हमारा समाज बच्चे के स्वभाव को ऐसा ढालता है कि कोई जाति ऊंची या कोई जाति नीची नहीं होती, सभी बराबर हैं, सभी एक जैसे हैं। अगला है दोस्तों वातावरण का बालक के सर्वांगीण गुणों का विकास पर प्रभाव। तो देखिए सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या होता है, तो भाई इसका अर्थ यह है कि हर तरह से विकास, यानी कि दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, चारित्रिक तौर पे, यह ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। और यह तभी हो सकता है जब बच्चे को हर तरह से हम क्या करें, अच्छा माहौल दें। जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी मैदान हो, तो बच्चा क्या है, सर्वांगीण विकास उसमें होगा। दूसरा देखते हैं, यदि घर में प्रार्थना हो और अच्छे संस्कारों की बातें हो तो बच्चे में हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें नैतिक विकास काफी अच्छा होता है ना। तो हम क्या देखते हैं कि वातावरण से बच्चों क्या है, उसके सर्वांगीण विकास पे प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ये बात करता है एनईपी 2020, और कौन बात करता है भाई, तो इसके बारे में एनसीएफ 2005 भी इसके बारे में बात कर चुका है कि जैसा वातावरण आप रखेंगे बच्चे का सर्वांगीण विकास पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा।
अगले हैं दोस्तों स्टीफेंस के अनुसार। तो देखिए ये क्या कहते हैं, स्टीफेंस कहते हैं कि बच्चा जितने ज्यादा समय एक अच्छे यानी कि उत्तम माहौल में रहेगा, वह उतना ही अच्छा और उसी माहौल के जैसा बन जाएगा। यानी कि जो बच्चा बचपन से ही हॉस्टल के कड़े अनुशासन में रहता है, वह जीवन भर क्या रहता है, अनुशासित रहता है। आप लोग याद करके देखिएगा, अगर कोई आपके दोस्त या फिर आप ही हॉस्टल में रहे हो, तो आप उस नियम को याद करके देखिएगा कि हॉस्टल में 5 बजे जगा देते हैं, तो वो जो आदत है, वो जो अनुशासन है, वो आजीवन आपके अंदर देखने को मिलेगा। यानी दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जो बच्चा दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ने वालों के बीच बैठता है, उसका ध्यान हमेशा किताबों की तरफ ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं स्टीफेंस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। तो देखिए दोस्तों, नाम को याद रखिएगा। वंशानुक्रम क्या है, तो ये हमारी प्रकृति है। ठीक है, और वातावरण क्या है, तो ये हमारा पोषण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। पोषण यानी कि वातावरण, वंशानुक्रम यानी कि प्रकृति। ठीक है, चलिए। बच्चे का विकास सिर्फ जन्मजात गुणों से या सिर्फ अच्छे माहौल से नहीं होता, बल्कि ये दोनों के आपस के मिलने से ही संभव हो पाता है। ठीक है, आप समझ पाए, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जैसे कि मान लीजिए, अच्छी फसल के लिए जैसे हमें उत्तम यानी कि अच्छा बीज चाहिए, है ना, अच्छी खाद चाहिए, वैसे ही बच्चे के लिए भी जीन्स यानी कि उसके गुण और उसका वातावरण यानी कि माहौल दोनों जरूरी है। अगर उसका जो आनुवंशिकता है यानी पारिवारिक जो गुण है अगर अच्छे नहीं है, और वातावरण बहुत अच्छा है, तो भी उसका अच्छे से सफलता उसे प्राप्त नहीं होगी। या फिर उसे जो कहें कि पारिवारिक माहौल यानी पारिवारिक जो डीएनए जो आनुवंशिकता है वो काफी अच्छी है, लेकिन वातावरण अच्छा नहीं है, तो भी उसका सफलता अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक और उदाहरण देखते हैं, एक आम के बीज को आप सड़क पे यदि फेंकते हैं, तो क्या वहां पे वो पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। जबकि बीज यानी कि जो आनुवंशिकता था वो तो अच्छा था ना जी, लेकिन सड़क उसका वातावरण था, लेकिन वातावरण उसके उपयुक्त नहीं था। यहाँ पे उसका विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसको बदल के देखते हैं। एक ऐसा बीज जिसको अंदर से कीड़ों ने खाकर खोखला कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर आप देखते हैं कि आप उसे अच्छे मिट्टी में लगाते हैं, उसे खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो भी क्या इस सड़े हुए बीज से जिसको कीड़े ने खा लिया है, क्या इससे पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के गुणनफल यानी कि जब दोनों मिलेंगे और दोनों जब अच्छे रहेंगे, तो बच्चे का 100% विकास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले मनोवैज्ञानिक को देखते हैं, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है, उसमें हमारे जीन और माहौल दोनों का बराबर हाथ होता है। हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एक लड़का एथलीट बना क्योंकि उसके माता पिता भी क्या थे, पहलवान थे। अब ये गुण उसके जीन से आ गया एथलीट का, और उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली, मतलब अच्छा एक एकेडमी मिल गया, तो वो एक अच्छा एथलीट बन गया। अगर उसे अच्छा एथलीट नहीं मिलता तो क्या वो बन पाता? चांसेस कम हो जाते। या फिर उसके जीन्स में वो गुण नहीं रहता, केवल एकेडमी में रहता, तो भी उसके सफलता के जो चांसेस थे वो कम हो जाते। ठीक है दोस्तों, अगले हम देखते हैं टीपी नन के अनुसार। तो टीपी नन क्या कहते हैं समझिए। ये कहते हैं कि बच्चा खुद एक पावर हाउस है। वह अपने जन्मजात गुणों और आसपास के माहौल का इस्तेमाल करके खुद को दुनिया के सामने साबित करता है। ये भी उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण को की बात ही, दोनों अच्छे होने चाहिए। जैसे कि एक खिलाड़ी अपने अंदर की कला यानी कि जो उसके अंदर की जो शक्ति है और कोच की ट्रेनिंग का इस्तेमाल, अब देखिए अंदर का जो स्किल है वो उसको वंशानुक्रम से आ जाएगा, और कोच की जो ट्रेनिंग है उसको वातावरण है कि कैसा कोच है, कैसा ट्रेनिंग दे रही है, उसको वातावरण है। तो उसकी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वो दुनिया को अपना टैलेंट दिखाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। शिक्षक की भूमिका सबसे मुख्य होती है, ये तो एकदम सही बात है, और बच्चों का विकास शिक्षक पर निर्भर करता है। सोरेनसन जो हैं वो कहते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का मानव विकास पर प्रभाव एवं उसका सापेक्षिक मतलब उसके समानांतर संबंध का ज्ञान शिक्षक हेतु विशेष महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक छूट के माफ करिएगा। देखिए, वंशानुक्रमीय विशेषताएं जो भी हैं, उसका परिवर्तन संभव नहीं है।
यदि आपका ब्लड ग्रुप जन्म के समय ओ पॉजिटिव था या फिर आपके जो बाल हैं वो भूरे रंग के थे, तो आजीवन जो आपके बालों का रंग है वो भूरा ही रहेगा और ब्लड का जो ग्रुप है, जो समूह है, वो भी आजीवन वही रहेगा, ये आगे जाके बदलेंगे नहीं, ठीक है? तो वंशानुक्रमिक विशेषताओं को हम परिवर्तित तो नहीं कर सकते, इसीलिए सुंदर वातावरण देकर हम बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं, जैसा कि रूथ बेनेडिक्ट, सोरेनसन और वुडवर्थ आदि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम समाजीकरण। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो समाजीकरण का जो टॉपिक है, इसको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आनुवंशिकता और वातावरण यानी कि प्रकृति एवं पोषण, ये सभी बिंदु आपको उदाहरणों के साथ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी यह मेहनत और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें जो शिक्षक बनने की तैयारी या सीजी टेट, सी टेट या किसी भी एजुकेशन फील्ड में टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उनके विषय को आसान बनाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत अभ्यास मंत्र 36 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी अगली बेहतरीन क्लास आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो। जय हिंद दोस्तों।